Hello, nation builders. How are you? This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we have to do in today's session? In the last session, we completed prepositions, है ना? तो what we have to do? The same questions करने हैं because एक topic complete होने के बाद what we continue some questions, है ना? हम कुछ questions करते हैं and 50 questions I have chosen for this topic for prepositions and उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम subject verb agreement के ऊपर आते हैं, है ना? तो आज के सेशन में we have to complete what prepositions with a lot of questions on this topic है ना चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई विल अज्यूम और होप फ्रॉम यू कि भाई आप ये सेशन आज का सेशन तभी ले रहे हो जब आपने preposition पढ़ लिया है बिकॉज इफ यू डिड नॉट रिवाइज योर कंप्लीट preposition टॉपिक बिफोर कमिंग ओवर हियर तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना तो इस बात को ध्यान रखना तो रिवीजन इज द की ओके सब कुछ बढ़िया है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर तो अपना है 50 क्वेश्चंस ऑन प्रपोजिशंस ठीक है 50 बहुत है केवल मैंने वर्ब्स के ही 100 लिए थे बिकॉज वर्ब्स इज सच अ बिग टॉपिक तो उसके लिए बनता था 100 क्वेश्चंस बट जो प्रपोजिशन है उसके 50 क्वेश्चंस बहुत है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको कैसे किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो 50 क्वेश्चन से यू विल गेट द बेस्ट आइडिया ओके सो डू नॉट वरी 50 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट ही कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक है इंस्ट्रक्शन रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट तो ये कॉमन है बहुत एरर स्पॉटिंग बोला जाता है इसको ये हर एक टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है एग्जामिनेशन में आपको एक सेंटेंस दिया होगा एंड उस सेंटेंस को डिवाइड किया होगा इन 3 और 4 पार्ट्स एंड एनी पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस वुड कंटेन एन एरर तो आपको क्या करना है यू हैव टू फाइंड आउट एन एरर जिस भी पार्ट में है ना तो जो भी आज का टॉपिक है ठीक है तो आपको ये हिंट है आपके पास क्लू है कि जो भी आपका एरर होगा सेंटेंस के अंदर दैट मस्ट बी फ्रॉम दी प्रपोजिशंस ओनली ठीक है तो ये आपको क्लू है बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है तो एग्जाम में डाइवर्सिफाइंग टॉपिक से कोई भी एरर आ सकता है ठीक है तो अभी आपको ये हिंट मिल रहा है कि जो भी एरर होगा तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रपोजिशन पे ही जाओगे लेकिन जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा ध्यान रखना कि आपको पता नहीं होगा कि जो एरर है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में से है और किस सेक्शन में से है ग्रामर के है ना तो इस बात को आपको ध्यान रखना है चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजिशंस ओनली चलिए पहला क्या कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज व्हाइट कलर ओवर हियर है ना पहला क्वेश्चन है आपका द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम अभी आपका क्या है एक सेंटेंस है और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स आपको ये क्लू है आपके पास है ना कि बिफोर अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन कि भाई आपको पता है कि जो भी एरर होगा वो प्रेपोजिशन का होगा बट एग्जाम में ऐसा नहीं होना ध्यान रखिएगा तो अब आपको क्या किस पे फोकस करना है केवल और केवल प्रेपोजिशन के एरर पे फोकस करना तो यू हैव दैट व्हाट थिंग इन योर हैंड कि भाई आपको जो भी है प्रेपोजिशन का एरर देखना है चलिए अब बताइए पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कौन से पार्ट में एरर लग रहा है रिलेटेड टू आपका प्रेपोजिशन द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम तो ये सेंटेंस पहली बात कहना क्या चाह रहा है जो सोसाइटी है वो अपने आप को रिस्पांसिबल नहीं समझती है ठीक है किसके लिए लॉस या डैमेज होता है किसी भी आइटम के लिए जो भी सोसाइटी के अंदर होता है ये बात हो रही है वैसे सेंटेंस समझ में आ रहा है ठीक है कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा है बट इस सेंटेंस में एरर है और मैं ही बता देता हूँ कौन सा एरर है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई डैमेज के बाद preposition टू का यूज है तो डैमेज के बाद यू कैन यूज द preposition टू बट यहाँ पे लॉस भी है लॉस इज ऑल्सो अ नाउन ओवर हियर तो डैमेज के साथ मैंने आपको बताया था कुछ फिक्स्ड preposition होती है कुछ पर्टिकुलर नाउन एडजेक्टिव और वर्ब्स के साथ आती है ठीक है वो फिक्स्ड होती है यू डू नॉट हैव टू चेंज देम ठीक है तो अगर आपको पता है कि डैमेज के साथ preposition टू आती है तो ये सही है लेकिन जो लॉस है उसके साथ preposition टू नहीं आती है अब यहाँ पे दोनों के बीच में और है अगर दो वर्ड के बीच में कोई भी कंजंक्शन आ जाती है और जो लास्ट वाला वर्ड होता है लाइक डैमेज उसके बाद कोई preposition आती है और अगर वो preposition केवल एक है तो ये कॉमन हो जाती है दोनों के लिए डैमेज के लिए भी टू कॉमन हो गई है और लॉस के लिए भी टू कॉमन हो गई है बट वी नो कि डैमेज के लिए तो preposition टू आ जाती है बट लॉस के लिए preposition टू नहीं आती है तो ये जो preposition टू है इट हैज बिकम कॉमन टू बोथ ऑफ द वर्ब्स बोथ ऑफ द नाउन्स है ना तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है अलग से preposition लिखनी होती है पर्टिकुलरली विद दी पर्टिकुलर वर्ड है ना तो यहाँ पे अगर मैंने डैमेज के साथ जो preposition की फिक्स्ड है टू लिखी हुई है तो मुझे लॉस के साथ भी जो उसकी फिक्स्ड preposition होती है वो लिखनी होगी ठीक है अदरवाइज द सेंटेंस वुड बी रॉन्ग है ना तो यहाँ पे क्या आएगा लॉस के साथ कौन सी preposition आता है बताइए लॉस के साथ आती है
लॉस ऑफ, ठीक है। तो लॉस के साथ आपकी प्रिपरेशन ऑफ आती है, ठीक है, लॉस। तो यहाँ पे लॉस के बाद और से पहले कुछ नहीं करना, प्रिपरेशन ऑफ का यूज करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है ना। तो ये कैसे बनना चाहिए पूरा सेंटेंस, अगेन, द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आइटम। अगर टू के साथ उसकी मनचाही प्रपोजिशन है उसके साथ, तो लॉस के साथ भी उसकी फेवरेट प्रपोजिशन होनी चाहिए, दैट इज ऑफ, ठीक है। ये कंसेप्ट बोलता है प्रपोजिशन का, बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा विच आई डिड नॉट टीच यू बिफोर। चलिए, अब सेकंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव्स टाइम टू द रिलेटिव्स। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ गया है। क्या कह रहा है कि भाई उसके बहुत बिजी होने के बावजूद उसके काम पे, ठीक है, प्रोजेक्ट जो भी कर रहा है वो टाइम निकाल लेता है अपने रिलेटिव्स के लिए। रिलेटिव्स मतलब जो होते हैं रिश्तेदार वगैरह, है ना। तो अब देखो, आपको पता है कि आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है, तो हर एक प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है, जहां पे लिखी हुई है कि भाई क्या वो वहां पे फिट है या नहीं है। इंस्पायर्ड के बाद ऑफ आता है, आता है, तो यहाँ पे कोई प्रिपरेशन का एरर नहीं है। और देखते हैं एट, ठीक है, एट यूज होता है काम के लिए, आई एम एट वर्क होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क, ये भी सही है। ही सेव्स टाइम टू द रिलेटिव्स, वहां पे आपको क्या लगता है, वहां पे टू आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेव्स टाइम के बाद या सेव्स के बाद या सेव के बाद, इस वर्ब के बाद preposition फॉर का यूज होता है। क्यों? जैसे कहते हैं ना, आई विल सेव मनी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पैसे बचाऊंगा। तो सेव एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसके बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है वो फॉर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू है, ठीक है। देखने में भी अटपटा लग रहा है, मैं तो देखते ही पहचान गया था कि एरर है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव्स टाइम फॉर द रिलेटिव्स होना चाहिए था। आई होप यू मस्ट हैव गॉट। समझ में आ गया? आगे बढ़े, थर्ड, सम पर्सन्स, वैसे सम पर्सन्स नहीं होना चाहिए, सम पीपल होना चाहिए, पर्सन्स इज नॉट अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड। सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। बताओ भाई, यहाँ पे एक ही प्रपोजिशन है और उसी में एरर होगा, क्योंकि इसमें हमारे को नो ऑप्शन, नो एरर का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, सब कभी कभी हमें हिंट मिल जाता है कि भाई एरर क्या है, ठीक है, व्हेन यू नो एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई प्रपोजिशन फॉर है, ठीक है, प्रपोजिशन फॉर है और कहीं प्रपोजिशन का यूज नहीं है। और दूसरी बात मुझे पता है कि यहाँ पे कोई नो एरर का क्या है वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, चॉइस नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई फॉर में एरर होगा, तो इससे एक ये हिंट मिल गया। और दूसरा मुझे क्या देखना है कि वर्दी, वर्दी एक ऐसा वर्ड है, ऐसे एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद मुझे पता होना चाहिए कौन सी फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है, एंड आई नो कि वर्दी के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। वर्दी ऑफ अटेंशन सुना है, या वर्दी ऑफ प्रेज। वर्दी मतलब होता है किसी चीज के लायक होना, तो उसके साथ जो प्रपोजिशन आती है वो हमेशा ऑफ ही आएगी, आपको हमेशा ऑफ दिखेगी। तो यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका प्रपोजिशन ऑफ, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट। तो ये कैसे बनेगा, सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी ऑफ देम, कि भाई कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाता है भले ही वो वर्दी हो या ना हो, या बेशक वो लायक हो या ना हो, इस तरीके से। आगे बढ़े, फोर्थ, he was returning from the office, a man attacked on him with a dagger। डैगर क्या होता है यार? देखो एक्चुअली में यहाँ पे मेरे सेंटेंस तो समझ में आ गया है, लेकिन आई डू नॉट नो द वर्ड मीनिंग ऑफ डैगर, ठीक है, भूल गया हूँ। वैसे ये एक तरह का उसमें आता है, इडियम में आता है, डैगर जब जानी दुश्मनी होती है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली वर्ड लिखा हुआ है। आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ डैगर, बट समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। आप पूरी वो क्या, आप पूरे वर्ड का मीनिंग याद नहीं रख सकते हो, अगर आपने कोशिश भी करी तो एक दो महीने में भूल जाओगे। वाई? बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज देम और रिपीट देम और यूज देम इन योर डेली लाइफ। तो आप वो वर्ड को हमेशा याद रख पाते हो जो होता है आपके काम का, है ना। काम का मतलब जो आपके लाइफ में यूज होता रहता है, ठीक है। कुछ कॉमन ऐसी वोकैब्स होंगी, जरूर होंगी, जो आप यूज करते होगे, वो आप कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी अगर आप उनके सिनोनिम्स, लाइक कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे अगर हम बोलते हो केयरफुल, है ना, केयरफुल का मतलब आपको पता होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ मैटिकुलस, तो शायद ना पता हो। या मैं आपको बोलता हूँ विजिलेंट, तो शायद ना पता हो। या अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट, हीडफुल, ना पता हो। बट इन सब का मतलब केयरफुल ही है। बट यू न्यू ओनली केयरफुल, वाई? बिकॉज वो यूज करते आ रहे हो। तो यही vocab का फंडा होता है, अगर आप vocab को यूज करते आ रहे हो अपनी डेली लाइफ में, दैट वुड बी रिमेंबर टू यू ऑल टाइम, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, तो यू विल फॉरगेट। तो यही है इस तरीके से। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है सेंटेंस के अंदर कि आपको vocab ना पता हो, तो आपको दूसरी जो भी कंपोनेंट है उस सेंटेंस के, उसे आइडिया लगाना पड़ेगा, दैट व्हाट द मीनिंग कैन बी, है ना, ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई while he was returning from the office,
मतलब जब वो ऑफिस से आ रहा था वापसी, अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद अ डैगर, तो मैन ने, किसी आदमी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया डैगर से, है ना। अब यहाँ पे आपको प्रपोजिशन का एरर देखना है तो देख लेते हैं, क्या यहाँ पे फ्रॉम का एरर है? फ्रॉम एक प्रपोजिशन है ना, उसका एरर लग रहा है आपको? क्या वहां पे फ्रॉम फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम की हिंदी मैंने आपको बताई थी स्पेसिफिकली क्या होती है, से होती है, ठीक है। जब मैं कहीं से आ रहा हूं, कहीं से जा रहा हूं, तो जो बनता है आपका, ठीक है, डायरेक्शन के लिए या मोशन के लिए, से बनता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस से वापसी आ रहा है तो यहाँ पे फ्रॉम बिल्कुल फिट है, तो इसमें एरर नहीं है, तो कहाँ एरर है? ठीक है। अब आपके पास दूसरी प्रपोजिशन है ये और तीसरी है ये। पहले विद को देख लेंगे। विद, विद कब यूज होता है? जब आप कोई एक्शन कर रहे हो एंड आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो डूइंग दैट एक्शन, तो उसमें आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो तो उससे पहले विद का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने किससे मारा, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया? डैगर का यूज किया, तो डैगर से पहले विद लग रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सूट कर रहा है प्रपोजिशन। तो बात करेंगे ऑन, ठीक है। आपको क्या लगता है कि भाई अटैक ऊपर होता है किसी के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो वहां पे प्रपोजिशन ऑन बिल्कुल सूट करती है। लेकिन बात पता है क्या है? अटैक के साथ प्रपोजिशन आती है, ऑन आती है, अटैक के साथ प्रपोजिशन ऑन आती है, बट एज अ नाउन। जब अटैक नाउन की तरह काम करता है तो वहां पे प्रपोजिशन आती है ऑन, लेकिन जब अटैक वर्ब की तरह काम करता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि भाई अ, उसने मेरे को मारा या मुझ पे हमला किया, तो सिंपली सी बोलूं, सिंपल तरीके से मैं बोलूंगा ही अटैक्ड मी। क्या बोलूंगा? ही अटैक्ड मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पे हमला हुआ, ठीक है, मेरे पे हमला हुआ, तो मैं बोलूंगा देयर वाज एन अटैक ऑन मी, ठीक है, देयर वाज एन अटैक ऑन मी। तो अटैक के बाद ऑन कब लगाऊंगा? जब अटैक वहां पे एज अ नाउन हो। तो यहाँ पे अटैक एज अ वर्ब है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब अटैक एज अ वर्ब काम करता है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। बहुत ही इलैबोरेटेड मैनर में समझा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो कि भाई दोबारा मौका नहीं मिलता है। चलिए फिफ्थ है, द डिक्लाइन ऑफ हर मोरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to her, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई उसका जो मोराल है, मोराल मतलब आपको बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, पता होगा क्योंकि बचपन से ये देखते आ रहे हो मोराल क्या होता है ना। तो डिमोरलाइजेशन एक वर्ड है, कभी सुना होगा, सुना है कभी आपने डिमोरलाइजेशन? तो उसी से बना है आपका मोराल। द डिक्लाइन ऑफ हर मोराल वाज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हर। इसका मतलब है कि भाई उसके जो गिरावट आई है किसमें? मोराल में, ठीक है। इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग नहीं पता, बट आई नो कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट द मीनिंग ऑफ मोराल इज। तो जो उसके मोराल में गिरावट आई है वो किसके कारण हुई है? लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत कारण से हुई है। और जो उसको पहले फैसिनेट करते थे, मतलब उसको अट्रैक्ट करते थे, है ना, उसके लिए अट्रैक्टिंग थे। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हमें देखना है प्रपोजिशन का एरर सिंपल तरीके से। तो मेरे को एक बार में दिख गया था वहां पे प्रपोजिशन का क्या एरर है, वहां पे डेक्लाइन के बाद ऑफ का यूज किया गया है। डेक्लाइन के बाद जब आप मोरल का यूज कर रहे हो, या एक दो वर्ड और होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, प्राइस का यूज करते हो, ठीक है, तो आप प्रपोजिशन इनका यूज करोगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई पेट्रोल के प्राइस में गिरावट आई है, क्या पेट्रोल के प्राइस में गिरावट आई है, तो मैं बोलूंगा देर इज अ डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। वहां पे इनका यूज करूंगा, व्हाई? बिकॉज डिक्लाइन के बाद अगर आप मोरल, प्राइसेस इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हो तो प्रपोजिशन इनका यूज होगा। लेकिन आप बोल सकते हो कि भाई अगर जैसे सपोज करो कि भाई उसके किंगडम का डिक्लाइन हो गया, मतलब उसकी किंगडम गिर गई, खत्म हो गई, तो डिक्लाइन ऑफ हिज किंगडम बोल सकता हूँ, ठीक है, या डिक्लाइन ऑफ हिज लेगेसी बोल सकता हूँ। लेकिन मोरल के लिए डिक्लाइन का यूज करूंगा तो किसका यूज होगा? आपका preposition इनका यूज होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनना चाहिए था? इफ आई ट्राई टू recast this sentence it could have been like this: the decline in her morale was caused by a lot of factors that were once fascinating to her. I hope you must have understood, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो देखो मैं आपको है ना प्रपोजिशन में सभी वर्ड्स नहीं करवा सकता। प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय अ टीचर, है ना, मतलब लिमिटेड टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो सब कुछ पॉसिबल है, बट लिमिटेड टाइम हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इफ यू हैव बीन गिवन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स में आपको सब कुछ कवर करना है, तो यू हैव लिमिटेड टाइम, तो वही मान के चलिए। तो प्रपोजिशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, वो याद रखनी जरूरी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। तो सभी तो मैं नहीं करा सकता, बट आपको खुद ही करनी होगी सारे, मतलब जो प्रैक्टिस करोगे, बट आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया हाउ यू हैव टू टैकल। चलिए सिक्स्थ है, ही टुक मी टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर। ये बोल रहा है, सिंपल सा सेंटेंस है, ये बोल रहा है कि भाई वो मेरे को रेस्टोरेंट लेके गया, ठीक है, और उसने 2 कप कोल्ड कॉफी के मंगाए, ठीक है,
और जो वेटर है वो 1 घंटे में लेके आया, तो किस बात का रेस्टोरेंट था वो? मैं तो होता तो नेगेटिव फीडबैक देता या मैं उठ के ही चला जाता। तो मतलब कोल्ड कॉफी मंगाई है उसने 2 कप, वो 1 घंटे के अंदर आ रही है, तो द गाय सिटिंग ओवर देयर मस्ट गेट व्हाट फेड अप, है ना? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एरर क्या लग रहा है आपको? ही टुक मी, पहले देखेंगे पहली प्रपोजिशन, ही टुक मी अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है? यहाँ पे टू, टुक के बाद सही है। हम प्रपोजिशन टू कब लगाते हैं? जब हम कहीं जाते हैं या किसी को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि भाई वो मेरे को रेस्टोरेंट लेके गया, तो पता लग गया है कि वो लेके गया है, ठीक है, लेके जाने वाली बात है, तो प्रपोजिशन टू बिल्कुल फिट है ना? उसके बाद क्या है आपका? एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी, ठीक है। ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर के बाद आपको क्या लगता है प्रपोजिशन ऑफ आती है? चलिए अब ये इसको है ना उसको पेंडिंग पे रख देते हैं, आगे वाली प्रपोजिशन देखते हैं कि आगे है दिक्कत। 2 कप्स ऑफ कोल्ड कॉफी, क्या यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ सही है? ऑफ क्या करती है? प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन बताती है। जो कोल्ड कॉफी है या सॉरी जो कप्स हैं उसका, उसके अंदर क्या है, ठीक है, किसके कप हैं वो? कोल्ड कॉफी के हैं, तो पोजेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ बिल्कुल सही बैठ रही है। और उसके बाद यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन सॉरी इन भी बिल्कुल सही बैठ रही है। क्यों? क्योंकि जो है आवर है, आवर मतलब 1 घंटा, इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम के लिए वी यूज प्रपोजिशन इन। तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो सिंपल सी बात पता लग गई कि यहाँ पे जो प्रपोजिशन फॉर है इसमें गड़बड़ है। ऑर्डर के बाद, जैसे अटैक के बाद, अटैक एज अ वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, ऐसे ही ऑर्डर एज अ वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। अटैक एज अ नाउन प्रपोजिशन ऑन कैरी करता है, और ऑर्डर एज अ नाउन प्रपोजिशन फॉर कैरी करता है। आई कैन से कि भाई मेरा ऑर्डर जो था वो शूज के लिए था, माई ऑर्डर वॉज फॉर शूज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर को मैंने नाउन की तरह यूज किया है। बट अगर लाइक अ सेंटेंस, अगर मैं ऑर्डर को एज अ नाउन यूज नहीं करके वर्ब का यूज करता हूँ, एज अ वर्ब यूज करता हूँ, तो वहां पे ऑर्डर के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं आएगा। तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस फॉर फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। तो ये कैसे बनना चाहिए? ही टुक मी अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ cooled coffee which the waiter brought in an hour, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देयर आर सम एनिमल्स, देन 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 नहीं आएगा यहाँ पे, दैट आएगा। हो गया होगा, कभी कभार हो जाती है मिसप्रिंटिंग। तो मैं इसको इस तरीके से सही करूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। आई कैन डू इट, आई नो दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट, ठीक है। पता लग रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ एक लेटर का गलती थी? नहीं पता लग रहा है ना? चलिए, अगर पता भी लग रहा हो तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प, ठीक है। तो देयर आर सम एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये बोल रहा है कि भाई कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, कि बिना किसी मुश्किल के। तो इनको क्या बोला जाता है? जितना मुझे साइंस याद है, इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एनिमल्स, फ्रॉग, हाँ, या क्रोकोडाइल, तो दीज आर दोज, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स में आ जाएगा ना। तो फ्रॉग मुझे यहाँ तक याद है, फ्रॉग जो है उसमें पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन पे भी रह सकता है। लेकिन फ्रॉग जो है अंडे जो देता है वो पानी के अंदर देता है ना। और उसकी जो मैकेनिज्म है ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन बहुत यूनिक है। तो आई गॉट अमेज्ड व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, इट हैपेंस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। तो ये क्या बोल रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या गलती हो सकती है प्रपोजिशन की? बताइए। देखो, यहाँ पे देयर आर सम एनिमल्स दैट कैन लीव सॉरी लिव बोथ इन वाटर, पानी में रह सकते हैं, ठीक है। तो वाटर से पहले इन आ गया है, क्या मैं वाटर से पानी के अंदर, पानी के अंदर के लिए इन लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, क्योंकि प्रपोजिशन इन हम कब लगाते हैं? जब हम किसी के अंदर होते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर दो वर्ड्स कनेक्टेड हैं किससे, कनेक्टेड हैं किससे, कंजंक्शन से, तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस वर्ड की जो preposition है, इन है, वो भी कॉमन हो गई है। तो इन जो है इस सेंटेंस से पता क्या पता लग रहा है? इस फ्रेज से ये पता लग रहा है, जो preposition इन है वो वाटर के लिए भी है और लैंड के लिए भी है। बट आपको क्या लगता है preposition इन लैंड के लिए आएगी? क्या हम लैंड में रहते हैं या हम लैंड के सरफेस पर रहते हैं? तो सरफेस के लिए कौन सी preposition का यूज होता है? ऑन का। तो यहाँ पे दैट इज द सेम इज मिसिंग, है ना। तो यहाँ पे ऑन का यूज होना चाहिए था, बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी होना चाहिए था, ठीक है। तो बस एंड के बाद ऑन लगा दो एंड द सेंटेंस वुड बी टोटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटका। बढ़िया सेंटेंस है कि भाई जब वो टूर पे जा रहा था, ठीक है, साउथ में, तो वो केवल चेन्नई ही विजिट नहीं किया, वो कर्नाटका भी गया, ठीक है। चेन्नई का है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटका गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही प्रपोजिशन है और उसका एक ही एरर है, दैट इज नहीं, टू भी है।
देखो, टू में तो कोई गलती नहीं है कि टू जो है प्रपोजिशन एक ऐसी प्रपोजिशन है जो यूज होता है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये क्या है, अपनी डायरेक्शन है, तो इसके लिए टू यूज होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है प्रपोजिशन टू में। जो गलती है वो कहाँ पे है, विजिटेड। विजिटेड के बाद प्रपोजिशन टू का यूज किया हुआ है। देखो, विजिट एज अ वर्ब अगेन जब यूज होता है तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती है। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड के घर विजिट करूंगा तो आई कैन नॉट से कि आई विजिटेड टू माई फ्रेंड्स होम, आई विल से आई विजिटेड माई फ्रेंड्स होम। ठीक है, बट मेक अ विजिट टू होता है, एक फ्रेज होता है विजिट का, मेक अ विजिट टू। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेक लगा के, मेक का यूज करके एज अ वर्ब, ठीक है, वहां पे विजिट अगेन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तब आप preposition टू का यूज कर लोगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं अपने दोस्त के घर गया, आई मेड अ विजिट टू माई फ्रेंड्स होम, तब सही है किसके बाद, विजिट के बाद टू एज अ नाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विजिट एज अ वर्ब का यूज हो रहा है तो यहाँ पे preposition टू का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, होल सेंटेंस, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ he visited not only Chennai but also Karnataka, है ना, कर्नाटका। ठीक है, तो अंग्रेज लोग कर्नाटक को कैसे बोलते थे, पता नहीं। चलिए, नाइन्थ है, द प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम, है ना। देखो, यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया और आपको पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा डॉट डाला है, इस तरीके से मैंने सफाई करी है ना। तो यहाँ पे डॉट जरूरी था, विच आई मेड रिसेंटली, है ना, तो पता भी नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने डॉट डाला हुआ है बाद में। ठीक है, फिर कह रहा है द प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम इज मच सॉट आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड फॉर मेनी फंक्शंस। तो ये क्या बोला चाह रहा है सेंटेंस कि भाई जो मिस्टर कलाम साहब हैं, ठीक है, वो बार बार ढूंढे जाते थे बाय स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब ढूंढे जाते थे मतलब कि दे वर इन डिमांड, ही वॉज इन डिमांड आई मीन। ठीक है, तो वो डिमांड में रहते थे बाय द स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, बहुत उन्हें पसंद करते थे, उनकी तलाश में रहते थे। एंड इज इनवाइटेड, और वो बहुत जगह, ठीक है, मैनी फंक्शंस में इनवाइट किए जाते थे, मैनी फंक्शंस में इनवाइट किए जाते थे। तो अब पूरा सेंटेंस देखने के बाद क्या आपको लगता है यहाँ पे preposition फॉर सही है। इनवाइट फॉर होता है, इनवाइट टू होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे मैरिज में इनवाइट किया गया, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई वॉज इनवाइटेड फॉर मैरिज, या ऐसे बोलूंगा आई वॉज इनवाइटेड टू मैरिज। मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो वही सेंस बन गया, कहीं आने जाने के लिए किसका यूज होगा, preposition टू का। तो यहाँ पे preposition फॉर गलत हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर आई वुड यूज व्हाट, आई वुड यूज preposition टू। Now the whole sentence can be recast like the President Mr. Kalam is much sought after by school students and is invited to many functions would be the correct one, है ना। चलिए नेक्स्ट, हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। अभी क्या कह रहा है सेंटेंस, ये कह रहा है कि जो उसकी मॉम है वो सही नहीं है, मतलब तबीयत सही नहीं रहती है उनकी, ठीक है, लेकिन वो जो उनका बेटा है ये उनके बेटे के लिए ही होगा पक्का, है ना, या हस्बैंड भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। ठीक है, तो जो भी है ये ही, वो उनकी टेक केयर नहीं करता प्रॉपरली, ये सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, यही बोलना चाहता है, सेंस से तो यही लग रहा है हमें ये सेंटेंस, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे क्या एरर है, हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक ही प्रपोजिशन है और एक ही प्रपोजिशन को देखेंगे तो उसमें ये एरर होगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव द चॉइस ऑफ नो एरर। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि लुक के बाद फॉर आएगा, लुक के बाद फॉर आएगा। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ मीनिंग चेंज हो जाता है, जिनका अलग अलग प्रपोजिशन के साथ। तो लुक का मतलब अलग होता है, लुक फॉर का मतलब अलग होता है, लुक इनटू का मतलब अलग होता है, लुक ओवर का मतलब अलग होता है ना। तो यहाँ पे लुक फॉर का मतलब है टू सर्च, कुछ ढूंढना। तो यहाँ पे क्या सच में वो सर्च वाली बात है कि भाई जो है वो ढूंढता नहीं है उसको प्रॉपरली अपनी मॉम को, ठीक है, तो ये बन रहा है सेंस, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए था वो वाला फ्रेज जो इंडिकेट करता है टेक केयर ऑफ समथिंग, है ना। तो लुक फॉर की जगह अगर मैं फॉर की जगह बोल देता लुक आफ्टर, तो ये सेंटेंस पूरा सही हो जाता। क्यों, क्योंकि लुक लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, है ना। तो टेक केयर वाली बात आनी चाहिए थी यहाँ पे। हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक आफ्टर हर प्रॉपरली, वो उनकी देखभाल नहीं करता है सही से। आई होप क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है शुरू के 10 क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब है आपका इंसर्ट फॉर, हाँ, क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको ना चॉइस दे दी गई है तीन, किसमें, प्रपोजिशंस में, फॉर ड्यूरिंग वाइल। ठीक है, तो यू हैव दी चॉइसेस ऑफ थ्री प्रपोजिशंस राइट नाउ, फॉर ड्यूरिंग एंड वाइल। यू हैव टू फिट एनी ऑफ दीज प्रपोजिशंस इन दी बिलो सेंटेंसेस या सेंटेंसेस बिलो, है ना। तो अब आपको इन फिल इन द ब्लैक में केवल इन तीनों में से एक प्रपोजिशन फिल अप करनी है, एंड दैट इज मच इजियर देन बिफोर, है ना, क्योंकि पहले जो था हमें बस एरर ढूंढना था।
ठीक है, तो ये थोड़ा आसान है क्योंकि अगर हमें इन प्रपोजिशन के बारे में नॉलेज होगी देन हम कर पाएंगे इजीली एक्यूरेसी के साथ। 11th क्या कहता है, व्हाट डिड राम से अबाउट मी डैश आई वाज आउट ऑफ द रूम। बताओ भाई क्या आना चाहिए। कि भाई ये बोलना चाहता है, सेंटेंस बोलना चाहता है कि भाई राम ने क्या बोला मेरे बारे में जब मैं रूम से बाहर था। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए, फॉर, ड्यूरिंग, ए व्हाइल। देखो यहाँ पे फॉर तो बिल्कुल हटा दो, फॉर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि फॉर इस तरीके से यूज नहीं होती है जब कोई एक्शन हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, कि भाई जब वो रूम से बाहर जा रहा था या था तो राम ने कुछ बोला, तो दो एक्शन हो रहे हैं, है ना। ड्यूरिंग आ सकता है, लेकिन ड्यूरिंग के बाद एक शर्त है, ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज आता है, नाउन या नाउन का फ्रेज आता है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग भी सूट करता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं आएगा, वाइल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाइल एक तरह का ऐसा कंजंक्शन है जिसके बाद एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज का यूज होता है, यानी कि वाइल आपको जहां भी यूज करना है उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आना चाहिए वर्ब। ठीक है, अगर कोई नया क्लॉज बनता है और वाइल की जरूरत है और ड्यूरिंग की जरूरत है, आप वाइल का यूज करोगे। लेकिन अगर एक नाउन है तो आप केवल और केवल ड्यूरिंग का यूज कर दोगे जब कोई दो एक्शन साथ में हो रहे हो या साइमल्टेनियसली हो रहे हो। ठीक है, 1 2 मतलब 12। रहीम read a number of books and magazines dash he was ill। तो वही हो गया है आपका। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, बस हो गया काम। माय अलार्म वाज बज रहा था, है ना, तो सडनली आई है, क्लोज इट बिफोर गेटिंग स्टक। चलिए, रहीम read a number of books and magazines dash he was ill। आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब वो बीमार था या उस दौरान जब वो बीमार था तो उसने जो है बहुत बुक्स पढ़ी। ठीक है, गुड नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी एंड मैगजीन्स पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग भी आ सकता है क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब भी वही होता है दौरान। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग क्यों नहीं आएगा, वाइल क्यों आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस बन रहा है। जब आपको सेंटेंस दिखता है आगे, ठीक है, कोई क्लॉज दिखता है सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म में, तो आपको वाइल का यूज करना है, बिकॉज वाइल ही क्या करता है, कनेक्शन करता है। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है, 13th, आई वेंट आउट फॉर डिनर लास्ट नाइट अनफॉर्चुनेटली आई बिगेन टू फील इल डैश द मील एंड हैड टू गो होम। बताओ भाई क्या हुआ। कि भाई ये बोलना चाह रहा है कि भाई कल रात या लास्ट नाइट मैं बाहर गया था डिनर के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, दुर्भाग्यपूर्ण, भाई मेरे को जो है थोड़ा बीमार सा फील होने लग गया। कब, जब मैं खाना खा रहा था एंड मुझे घर वापसी जाना पड़ा। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो फॉर का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या आना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई दो एक्शन साथ हुए हैं कि जब वो खाना खा रहा था तो उसको बुरा मतलब उसकी तबीयत खराब होने लग गई। दो एक्शन साथ हो रहे हैं तो आपको पता है या तो ड्यूरिंग आएगा या वाल आएगा, लेकिन इस केस में क्या आएगा बताओ, इस केस में आपका आएगा ड्यूरिंग। क्यों ड्यूरिंग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द मील है, द मील क्या है, एक तरह का नाउन है ना। नाउन को एक्शन की फॉर्म में, या मतलब ये मान लो कि नाउन शो कर रहा है कि भाई व्हाट वाज हैपनिंग, मील चल रहा था, खाना चल रहा था, तो वहां पे जो भी एक्शन हो रहा था वो एज अ नाउन है, नाउन की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया ड्यूरिंग के बाद नाउन आता है। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है डैश के बाद, अगर सेंटेंस होता क्लॉज होता तो वाइल आता, लेकिन केवल एक नाउन है, तो क्या आएगा आपका ड्यूरिंग। चलिए नेक्स्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी डैश आई एम स्पीकिंग। ये बोलना चाह रहा है कि भाई कृपया करके मुझे इंटरप्ट मत करो जब मैं बोल रहा हूं, तो वही आएगा, वाइल आएगा, है ना। दो एक्शन एक साथ होने की बात हो रही है, जब मैं बोल रहा हूं इंटरप्ट मत करो। ठीक है, और यहाँ पे वाइल इसलिए आएगा क्योंकि क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। 15th, देयर वर मैनी इंटरप्शंस डैश द चेयरमैन स्पीच। तो भाई बहुत इंटरप्शन हुई थी चेयरमैन की स्पीच के दौरान। तो अब ये क्या नाउन फ्रेज है, ठीक है, तो यहाँ पे वाइल आएगा नहीं, ड्यूरिंग आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है नाउन फ्रेज है। आई होप क्लियर हो गया है हाउ टू यूज दीज काइंड ऑफ प्रपोजिशंस इन दी फिल्म्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है वो कंप्लीट हो गया, अब है आपके पास पुट और अंटिल का चॉइस। ठीक है, तो अब और भी आसान हो गया क्वेश्चन कि व्हेन यू हैव अ चॉइस ऑफ बाय एंड अंटिल। ठीक है, तो आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है मतलब बाय और अंटिल में आपको चॉइस है। ठीक है, तो सेंटेंस देखेंगे, देखते हैं क्या आता है। 16th है, आई एम मूविंग इनटू माय न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड डैश देन। तो ये बोल रहा है कि भाई अगले महीने में एक नए घर में मूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, और आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड, तब तक के लिए जब तक मैं मूव नहीं करता, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, दोस्त के साथ रह रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या लगता है अंटिल आएगा बाय आएगा। बाय का भी हम यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं व्हेन यू हैव अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम।
है ना। लेकिन until आप कब यूज करते हो, when you have a period of time। तो हमें नहीं पता है कि भाई वो कब जाएगा, कब उसका अगला महीना आएगा, है ना, और कब तक वो रह रहा है अपने दोस्त के यहाँ पे। अगर इफ यू डू नॉट नो तो दिस टाइम बिकम्स व्हाट, इनडेफिनेट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अंटिल का यूज होगा, अंटिल देन, क्योंकि बाय तो यूजर डेफिनेट के लिए, लेकिन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम अंटिल व्हेन ही इज लिविंग विद हिज फ्रेंड, है ना, और व्हेन ही इज गोइंग टू गेट शिफ्टेड फ्रॉम हिज हाउस टू अनदर हाउस, है ना। चलिए, अब है 17, सॉरी बट आई मस्ट गो, आई हैव टू बी एट होम लेटेस्ट, लेटेस्ट क्या है ये, डैश 9 o'clock। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। और इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज होते हैं, है ना। और मुझे जो है घर पहुंचना है 9 बजे तक। क्या लगता है आपको, 9 बजे जो 9 o'clock है, डेफिनेट टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है? इट इज अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे बाय का यूज होगा, बाय 9 o'clock। चलिए 18th, आई हैव बीन ऑफर्ड अ lucrative जॉब डैश माय फ्रेंड, आई हैवंट डिसाइडेड येट वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, आई हैव टू डिसाइडेड तो नहीं होगा ये, आई हैव टू डिसाइड बाय नेक्स्ट मंथ, बाय बोल दिया मैंने। तो देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो आएगा वो बाय आएगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट मंडे क्या है, एक तरह का आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जितने भी ये आपके डेज होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, आपको पता है कैलेंडर्स के लिए। तो इनमें आएगा आपका, इसमें आएगा आपका बाय, क्योंकि आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है। वहां पे भी आपका बाय आएगा, क्यों आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बाय है वो टाइम के लिए नहीं है। यहाँ पे जो बाय है वो पैसिव फॉर्म वाला है, कि भाई वो जो जॉब है किसके द्वारा, द्वारा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे बाय के लिए, किसके द्वारा दी गई, उसके दोस्त के द्वारा दी गई। तो दोनों में बाय बाय आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बाय है वो टाइम के लिए है, टाइम के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे जो बाय है वो किसके रेस्पेक्ट में है, एक्टर के रेस्पेक्ट में, जिसने भी वो एक्शन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। 19th, आई थिंक आई विल वेट डैश संडे। तो संडे है, तो सोच रहे नहीं है, संडे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बाय। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पढ़ सकते हो फॉर दी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट एग्जाम में मत ऐसा करना। अगर आपको आंसर मिल जाता तो आगे है ना, शेर बनने की कोशिश मत करना कि ये मेरे को समझना है, सेंटेंस समझ के क्या करोगे, काम ही नहीं आना है। 20th, इट्स टू लेट टू गो शॉपिंग, द शॉप्स आर ओनली ओपन, बताओ क्या आएगा, 9 PM 9:30 PM, 9:30 PM मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बाय, है ना। दे विल बी क्लोज्ड, दे विल बी क्लोज्ड, बताओ। नाउ के साथ बाय आता है, अंटिल के साथ नाउ नहीं आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब तक तो अगर मैं बोल रहा हूँ अब तक वो बंद हो गए होंगे या बंद हो जाएंगे, तो अब तक का मुझे पता होगा ना वो अब कब आ रहा है, तो डेफिनेट टाइम हो गया, तो इसलिए बाय नाउ, बाय नाउ होता है, अंटिल नाउ नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना, होता भी नहीं है ना। तो भाई ये क्या कह रहा है कि भाई बहुत लेट हो गया शॉपिंग के लिए, तो जो शॉप्स होती हैं वो केवल 9:30 बजे तक खुली रहती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे विल बी क्लोज्ड, बंद हो जाएगी तक, है ना, या जब तक बंद हो जाएगी। ठीक है, कब तक, 9:30 तक, जब तक हम पहुंचेंगे कुछ भी हो, है ना। तो बाय नाउ होता है, इस तरीके से आप यूज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9:30 तक बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया। अब है आपके पास दोबारा चॉइसेस है, किस किस के बीच में, एट के बीच में, ऑन के बीच में, और इन के बीच में। बताओ क्या आएगा। 21st क्या कहता है, टेलीफोन एंड द डोर बेल रैंग डैश द सेम टाइम, सेम टाइम। अच्छा, सबका मतलब पता है ना आपको, कैसे कैसे यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना एक ऐसा कलर यूज करना है जो कि व्हाइट को, व्हाइट पे दिखेगा, दैट इज ब्लैक, वुड बी सूटेबल। चलिए, तो आपके पास चॉइस है तीन प्रपोजिशंस की, एट, ऑन, इन, तो आपको बताना है क्या कौन सी आएगी। द टेलीफोन एंड द डोरबेल रैंग डैश द सेम टाइम, कि भाई जो टेलीफोन है और जो डोरबेल है वो दोनों एक साथ बजा। कभी ऐसा होता है, कभी कभार हो जाता है ना। तो आपको क्या लगता है सेम टाइम से पहले क्या आना चाहिए, सेम टाइम से पहले हमेशा ध्यान रखना एट आएगा, ठीक है। द सेम से पहले हमेशा एट आता है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम होता है। चलिए 22nd, हरीश एंड सरला ऑलवेज गो आउट फॉर अ मील डैश देयर वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी एक ऐसा टाइम है जो कि फिक्स्ड है ना, जो कि फिक्स्ड है, ये आप मान लो पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये ओकेजन का पार्ट है। और मैंने आपको बताया था जो भी ओकेजन होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, इनके लिए क्या कौन सी प्रपोजिशन आती है, इनके लिए प्रपोजिशन ऑन आती है, तो यहाँ पे आएगा ऑन, है ना। हरीश सरला एंड सरला ऑलवेज गो आउट फॉर अ मील ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए 23rd, रामू इज 58, ठीक है, रामू जो है 58 साल का है, ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब डैश 2 years टाइम। बताओ भाई क्या कह रहे हैं कि भाई रामू जो 58 साल का है, तो वो जो है 60 साल का जब तक हो जाएगा, या 2 साल के टाइम के अंदर अंदर, या 2 साल में
2 साल में होगा इसका मतलब, है ना, 2 साल बाद भी बोल सकते हैं वो रिटायर हो जाएगा या होने जा रहा होगा। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? इन 2 years। इन 2 years ये क्या एक तरह का पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए एट आता है? नहीं, एट आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है आपका इन। तो यहाँ पे इन इज सूटेबल कि भाई वो जो है 58 साल का हो गया है और 2 साल के अंदर अंदर, या बोल सकते हैं 2 साल एग्जैक्टली बाद वो जो है रिटायर हो जाएगा। चलिए 24th, आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग डैश 15 ऑफ अगस्त या 15 अगस्त। तो 15 अगस्त ये क्या एक तरह का डेट है, और डेट के लिए कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है? प्रपोजिशन ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रपोजिशन ऑन। 25th क्या कहते हैं? हरी अप, वी हैव गॉट टू गो डैश 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन अगेन। तो इस तरीके से यू विल बी यूजिंग व्हाट पोजिशंस, एट, ऑन और इन। आई होप क्लियर हो गया है, आगे बढ़े। अब तक हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑन prepositions एंड आई होप कि भाई यू आर एंजॉयिंग द सेशन। अब हम बात करेंगे चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड राइट इन ब्रैकेट्स। तो अब आपके पास कुछ ज्यादा चॉइसेस हैं एंड दैट इज नॉट गुड, है ना। इफ यू नो द होल कंसेप्ट देन इट इज गुड फॉर यू, बट इफ यू डू नॉट नो देन यू कैन हैव सम ट्रबल व्हाइल आंसरिंग। तो अब आपके पास एक डैश के लिए, एक फिलअप के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, इस तरीके से भी आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए 26th, द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये बोलना चाहता है कि जो, देखो कभी कभार है ना, विदाउट अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं तब भी समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस बोलना चाहता है क्या है। तो ये बोलना चाह रहा है जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनको काम करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। वैसे तो यार सबको ही करना पड़ता है, बट ये हो सकता है उनका लेबर ज्यादा होता है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। तो अब आपको क्या, कौन सी प्रपोजिशन यूज थिंक लग रही है कि भाई आनी चाहिए? इन आ सकता है, इन मॉर्निंग टू इवनिंग, टू मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या बिफोर मॉर्निंग टू इवनिंग। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एक पेयर बनता है, और वो पेयर कब यूज होता है? व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट व्हाट, कोई आपका टाइम हो, या कोई आपका क्या हो, डायरेक्शन हो, है ना, यहाँ से वहां, इस तरीके से। तो आपको पता है वो पेयर कौन सा था? फ्रॉम टू, फ्रॉम और टू का मैंने पेयर बताया था, ठीक है। ये कब यूज होता है? जब आप टाइम के लिए बात कर रहे हो, अब से अब तक, बिगिनिंग से लेके एंड, या प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपका preposition फ्रॉम आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी पेयरिंग बनती है preposition टू के साथ, और कुछ नहीं सोचना है। पेयरिंग याद है, हो जाएगा था। 27, आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। बताओ भाई कि भाई मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ हर सुबह। क्या लगता है preposition टू आएगा? गो टू स्विमिंग। स्विमिंग कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे आप जा रहे हो। preposition टू यूज होती है टू गो टू सम प्लेस, है ना। स्विमिंग एक तरह का एक्टिविटी है, एक्टिविटी के लिए क्या बताया था मैंने आपको, क्या यूज करोगे? एट, आई गो एट स्विमिंग नहीं, तो एट ही अगर यहाँ पे होता तो वो दोबारा प्लेस को इंडिकेट कर रहा, तो एट भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा आपको? इन स्विमिंग बहुत बुरा है। उसके बाद फॉर स्विमिंग आएगा, है ना। तो आई गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ हर सुबह। तो इस तरीके से यू हैव टू एलिमिनेट इफ यू हैव सम डाउट्स इन दी ऑप्शंस। चलिए 28th, नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड। बहुत अच्छी बात है कि भाई लाफ, लाफ एक ऐसा वर्ब है, ऐसे ही मॉक होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप preposition एट का यूज करते हो हमेशा। जैसे ही वाज लाफिंग एट मी, वो मेरे पे हंस रहा था, ठीक है। और भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तुम मेरे पे क्यों हंस रहे हो, व्हाई यू आर स्माइलिंग एट मी। तो एट इस तरीके से यूज होता है व्हेन यू पॉइंटिंग आउट समथिंग, ठीक है, यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, लाफ के साथ एक ही preposition आती है, दैट इज एट, ठीक है। नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, कभी भी जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनके ऊपर नहीं हंसना चाहिए, नेवर एवर, पाप लगता है, ठीक है। अब है 29th, प्लीज वेट, वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। क्या बोलना चाह रहा है भाई? कृपया करके मेरे लिए 5 मिनट रुको रुको, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। तो क्या लगता है आपको वेट के साथ क्या आना चाहिए? वेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? वेट के साथ प्रपोजिशन फॉर आती है कि मेरे लिए रुको, है ना, वेट फॉर मी। तो प्रपोजिशन फॉर की हिंदी मैंने आपको बताई थी, कुछ कुछ सेंटेंसेस में हिंदी बनती है के लिए। तो इस वाले सेंटेंस में वेट के साथ क्या हिंदी बन रही है? के लिए, तो यहाँ पे फॉर आएगा। फॉर है यहाँ पे? हाँ है। ठीक, अगर आप कंसेप्ट स्ट्रांग है तो यू डू नॉट हैव टू जस्ट सी दी ऑप्शंस विदाउट सीइंग दी ऑप्शंस। ऑप्शंस आप जस्ट उसके लिए देख सकते हो, अपने उसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस के बिना भी आप पता लगा लोगे कि भाई ऑप्शन क्या है या आंसर क्या है, ठीक है, इफ यू हैव दी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, है ना। तो भाई प्लीज वेट फॉर मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ। अब है 30th, 30th कहता है ही फेल डैश लव। ओहो, ये तो बहुत आसान है। तो भाई प्यार में पढ़ना, प्यार में पढ़ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैसे बोलोगे भाई मैं प्यार में हूँ? आई फॉल इन लव होता है ना, आई फॉल इन लव। फॉल के बाद हमेशा प्रपोजिशन इन लगती है जब आगे क्या हो? लव हो।
ठीक है। तो बस ये तो पता है, ये एक ऐसा फ्रेज है जो बहुत ही कॉमन है और ये सबको पता होगा जो भी आज लेक्चर ले रहा है, देख रहा है। तो आई फेल, फेल तो सेकंड फॉर्म होगी ना फॉल की। आई फेल इन लव विद साक्षी, पता नहीं साक्षी कौन है, मैं सोच रहा यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख दूं, बट हो गया। आई नहीं है यहाँ पे, ही है। ही फेल इन लव विद साक्षी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ठीक ठाक अपना ड्यूरेशन चल रहा है लेक्चर का। अब है आपका 31st। 31st क्या बोलता है, आई गॉट योर पार्सल लास्ट ट्यूजडे। तो डेज के लिए कौन सी प्रपोजिशन है, ये तो पता होना चाहिए। एक ही प्रपोजिशन होती है डेज के लिए, मंडे संडे इन सब के लिए केवल एक ही प्रपोजिशन आती है, दैट इज ऑन। तो यहाँ पे ऑन आएगा ना, आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूजडे। 32nd क्या कहता है, ही वॉज मैरिड डैश अर्ली एज। एज की बात आ गई, एज के लिए केवल एक ही प्रपोजिशन, आई टोल्ड यू एंड दैट इज एट। एज के लिए हमेशा और हमेशा एट का यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एट, है यहाँ पे, हाँ है। आई वॉज मैरिड एट, अगर यहाँ किसी और के साथ शादी की बात होती कि भाई मैंने उससे शादी कर ली, तो वहां पे प्रपोजिशन आता आपका टू। लेकिन यहाँ पे किसी और पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पे है टाइम की बात, एज की बात, तो एट आएगा। ठीक है, क्योंकि एट आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और एज जो होता है डेफिनेट पीरियड ऑफ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है ना, तो इसलिए एज के साथ एट आता है। चलिए उसके बाद 33rd, हिज फादर डाइड डैश द एज ऑफ, वही आ गया, एज वर्ड भी आ जाता है तब भी आप एट का यूज करोगे। ठीक है, एट द एज ऑफ 63, एट का यूज हो गया। उसके बाद 34th क्या कहता है, दे विल गो टू बैंगलोर, बैंगलोर की स्पेलिंग गलत है, डैश प्लेन। तो प्लेन ये क्या बोलना चाहता है कि भाई वो बैंगलोर जाएंगे, किससे जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। तो व्हीकल से जाने के लिए क्या यूज करोगे, कौन सी प्रपोजिशन है, एक ही है, दैट इज बाय, है ना। तो बाय का यूज होगा यहाँ पे कि भाई किसी भी व्हीकल का यूज करते हो कहीं आने जाने के लिए, तो बाय का प्रपोजिशन का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे बाय है। ठीक है। 35th क्या बोलता है, द मैन डैश अ बियर्ड विद, सॉरी, द मैन डैश अ बियर्ड इज माई ब्रदर। तो भाई क्या बोलना चाह रहा है, क्या लगता है कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ये बोलना चाहता है सेंटेंस कि भाई जो आदमी है बियर्ड वाला, दाढ़ी वाला, वो मेरा भाई है। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से, बियर्ड क्या है, एक तरीके से ये मान लो थिंग बना दिया गया है कि भाई उसके साथ, दाढ़ी के साथ। तो यहाँ पे वही वाली फीलिंग आ गई है, वही वाला सेंस बन गया, तो यहाँ पे विद आएगा, है ना। द मैन विद अ बियर्ड इज माई ब्रदर। वैसे तो बियर्ड से पहले आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैंने एक एरर ढूंढ दिया है, बट नो वरीज। जैसे हेयर के साथ आर्टिकल ए नहीं आता है, वैसे बियर्ड के साथ भी आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए अब हाँ बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। देखो अब तक हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए प्रिपरेशंस के, और अब तक यू मस्ट हैव गॉट द फेयर आइडिया कि भाई कैसे आपको यूज करने हैं प्रिपरेशन के कंसेप्ट को इन द क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कुछ अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन की, दैट कैन बी आस्क्ड। और अब आपके पास बस फिलअप ही है, ठीक है, फिलअप ही आते हैं। वैसे तो प्रिपरेशन के ज्यादातर क्वेश्चन फिलअप वाले होते हैं, एरर स्पॉटिंग वाले होते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो फिलअप के ज्यादा आते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, एंड यू हैव बीन गिवन सम चॉइसेस। अब आपके पास चार चॉइसेस हैं अगेन, तो अब आपको इन चारों चॉइसेस में से एक आपको फिलअप करनी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस अगेन। 36th, द मीटिंग टुक प्लेस डैश द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में हुई थी, कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में हुई थी। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी प्लेस की बात आती है तो आप दो प्रपोजिशन को याद करोगे, एक है प्रपोजिशन एट, एक है प्रपोजिशन इन। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन और एट में डिफरेंस होता है क्या, कि अगर छोटी जगह की बात हो, लाइक कंपैरेटिवली, लाइक अगर मैं दिल्ली की बात करूं और दिल्ली में से अपने रोहिणी की बात करूं, तो एट का यूज करूंगा। ठीक है, या अगर मैं बात करता हूं किसी सिटी की, सिटी में से किसी, अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, ऑफिस की बात करता हूं, तो उस सिटी जो कि बड़ा है, बड़ी प्लेस है, और उस सिटी में ही आता है आपका ऑफिस या आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो हो गया आपका एट, मतलब स्मॉल प्लेस। तो स्मॉल प्लेस के लिए किसका यूज करते हो, आप एट का यूज करते हो। जो बड़ी जगह होती है उसके लिए प्रपोजिशन इन का यूज करते हो। तो उससे हमें पता लगता है कॉर्पोरेट ऑफिस है। वैसे तो ऑफिस के साथ प्रपोजिशन इन भी यूज होता है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली exactly हम बात करेंगे कि इसकी दायरे की, रेंज ऑफ दैट प्लेस। तो इसलिए यहाँ पे आपका आना चाहिए एट, वैसे इन दे भी नहीं रखा है ना। तो कभी कभार क्या होता है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है अपने आप, जब हम जिस ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होते हैं वो होता ही नहीं है उस ऑप्शंस में, चॉइस में। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका एट आना चाहिए। वाई, बिकॉज कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, ज्यादा बड़ी प्लेस नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो छोटी जगह है, तो इसके लिए प्रपोजिशन एट का यूज करेंगे। द मीटिंग टुक प्लेस एट द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिस। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। चलिए अब है 37th। 37th क्या बोलता है, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वोयाज, वी वर डैश सी फॉर 50 days। बताओ वोयाज, फर्स्ट ऑफ ऑल वोयाज क्या होता है, डिड यू एवर हियर द वर्ड वोयाज।
अच्छा, कभी आपने ये सुना है, एक सेकेंड, कभी आपने ये वर्ड देखा है, सुना है, बॉन वोयाज? बॉन वोयाज एक तरह का क्या है, फॉरेन एक्सप्रेशन है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, एंड इट इज यूज्ड टू व्हाट, ग्रीट समवन व्हेन समबडी इज ऑन अ ट्रिप, है ना, और इज अबाउट टू एम्बार्क। तो वोयाज मतलब होता है एक तरह का जर्नी, बेसिकली ऑन द शिप। ठीक है, जब आप शिप से कहीं जा रहे होते हैं वाया समुद्र, वाया सी, तो आप उस केस में उसको जो जर्नी होती है आपकी, उसको बोला जाता है वोयाज। तो ये वही बोल रहा है, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वोयाज, बहुत ही बड़ी वोयाज थी, लंबी, आई मीन लंबी वोयाज थी, जर्नी थी। वी वर डैश सी फॉर 50 डेज, हम सी पे थे 50 दिनों तक। देखो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी पर थे, एक्चुअली में अगर आप सी के ऊपर होगे, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे, सरफेस का, preposition ऑन, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सरफेस, तो सरफेस के लिए आप ऑन का यूज करते हो, बट इस बात को ध्यान रखो, हम एट सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट सी। तो यहाँ पे आपका आएगा सी, एट सी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड preposition होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यू कैन नॉट चेंज देम, और ये आपको कैसे पता लगेगा, कि जैसे मेरे को तो देखते ही पता लग गया था कि सी से पहले एट आएगा, वाई, बिकॉज आई न्यू कि भाई सी के लिए आप एट का यूज करते हो। ठीक है, देयर इज अ फिक्स्ड preposition एट फॉर सी। अगर हम ओशन की बात करते हैं, वो कंपैरेटिवली बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए इन द ओशन बोलते हैं, बट सी के लिए हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ फिक्स्ड preposition है, कुछ वर्ड्स के साथ आती है, यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल टाइम। जैसे कि अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दूं, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक आपने सुना है, ठीक है, गलती से हो गया, कहते हैं ना बाय मिस्टेक, तो मिस्टेक से पहले बाय ही क्यों लगा, ठीक है, मिस्टेक से पहले बाय ही क्यों बोलते हैं, कि इट वाज डन बाय मिस्टेक। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बाय है एक फिक्स preposition है, मिस्टेक के साथ, फिर यू हैव टू जस्ट मग देम अप, है ना, बस आपको रट्टा मारना है और समझना है कि भाई ये preposition इस वर्ड के साथ आती है, तो यू डू नॉट हैव टू वॉट, टू वॉट मतलब दिमाग नहीं लगाना वहां पे अपना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वोयाज, वी वर एट सी फॉर 50 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है, आई वॉज डैश रीच्ड लास्ट नाइट। यहाँ पे रीच्ड कैसे आ गया ये, यहाँ पे रीच नहीं होगा शायद, गलती से कुछ हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूं कैफे लिख देता हूँ, ठीक है, तो मतलब एक ऐसी जगह की बात करी जा रही है, हम वहां थे लास्ट नाइट, ठीक है, मैं वहां था लास्ट नाइट, आई वॉज डैश कैफे लास्ट नाइट। तो अगर यहाँ पे कैफे होता तो क्या आता बताओ, यहाँ पे आता आपका preposition एट, क्यों, क्योंकि कैफे जो है बहुत छोटी जगह है, कंपैरिजन करे तो छोटी जगह के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए, व्हाट यू हैव टू यूज एट, है ना। तो आई वाज एट कैफे लास्ट नाइट। चलिए, 39th है, द ट्रेन रीच डैश कोलकाता, सॉरी कोलकाता मेन स्टेशन। ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रेन है वो कोलकाता के मेन स्टेशन पे पहुंच गई है ना। वैसे तो जो वर्ब रीच होती है उसके बाद कोई preposition का यूज नहीं होता है, ठीक है, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, एंटर, एंटर के बाद भी आप कोई preposition का यूज नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट यूजिंग एंटर फॉर द अग्रीमेंट, तो एंटर के बाद कोई यूज नहीं, कोई preposition का यूज नहीं होता, व्हेन एंटर मींस टू मूव इन, है ना। लाइक मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई आई एम एंटरिंग इन द ऑफिस, गलत हो गया, आई वुड से जस्ट द सेम, आई वुड एंटर द ऑफिस, या आई एम एंटरिंग द ऑफिस, एंटर के बाद साथ, है ना, और इन एडिशन टू दिस, इसके साथ क्या नाम है आपका, रीच के साथ कोई preposition साथ में यूज नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। वैसे तो preposition का हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कि नो preposition, बट अगर वैसे अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा रीच के साथ, तो मैं किसका यूज करूंगा, एट का यूज करूंगा, क्यों, कि कोलकाता जो है मेन स्टेशन की बात हो रही है, कोलकाता की बात नहीं हो रही है, कोलकाता जो है बड़ी जगह है, लेकिन कोलकाता के अंदर मेन स्टेशन की बात हो रही है, तो ये छोटी जगह हो गई है, तो वही बात आ गई है। तो छोटी जगह के लिए किसका यूज करोगे, एट का, तो यहाँ पे होगा द ट्रेन रीच एट कोलकाता मेन स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है, क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे कोलकाता होता, ठीक है, वो कि वेस्ट बंगाल में बड़ी जगह है, तो हम इनका यूज कर सकते थे फॉर दिस सिटी, पर कोलकाता के मेन स्टेशन की बात है, तो इसका यूज करेंगे एट का फॉर द स्मॉल प्लेसेस। 40th है, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट डैश द वे टू इंडिया। तो बताओ क्या आएगा, ये बोलना चाह रहा है कि भाई मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया जब मैं किस रास्ते पे था, इंडिया के रास्ते पे था। तो कभी आपने सुना है ऑन द वे, सुना होगा, आई एम ऑन द वे, व्हेन समबडी आस्क यू वेयर आर यू, यू मस्ट से आई एम ऑन द वे। ऑन द वे एक ऐसा फ्रेज है जो यूज होता है, यानी कि द वे से पहले आप preposition ऑन का यूज करते हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन का, preposition ऑन का, ऑन द वे। अब ये मुझे क्यों पता है, बिकॉज मैं यूज करता आ रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है ना, तो इस तरीके से यूज करोगे फिक्स्ड preposition को। 41st क्या कहता है, ही इज द जीनियस, ही इज डैश द ब्लैक लिस्ट ऑफ मैनी कसिनोज। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई वो जीनियस है, और वो जो है ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है, या ब्लैक लिस्ट में आता है बहुत से कसिनोज में, हाँ, या बहुत से कसिनोज के।
तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट क्या है, एक तरह का ब्रॉड व्यू है, पता नहीं कितने नामों में से एक नाम है उस बंदे का। तो ब्रॉड व्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रॉड कंसेप्ट के लिए किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन इन का। तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन की रिक्वायरमेंट है। ही इज अ जीनियस, ही इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ मैनी कसिनोज। ठीक है, क्लियर हो गया। लिस्ट के लिए आप किसका यूज करोगे, इनका। उसके बाद है वी रीच लेट एट दी सिनेमा, सॉरी दोबारा पढ़ देता हूँ, 42nd है। वी रीच्ड लेट एट द सिनेमा सो वी हैड टू सिट डैश द बैक रो। अब बताओ, रो है, रो के लिए क्या आना चाहिए कि भाई हम जो है सिनेमा लेट पहुंचे रात को, तो हमें पीछे वाली रो में बैठना पड़ा। ठीक है, तो रो कॉलम क्या लगता है, क्या आता है इनके लिए, इनके लिए आता है प्रपोजिशन इन हमेशा। कभी आपने लेटर टू द एडिटर करा होगा व्हेन यू वर इन 10th और 12th, कि भाई हम कैसे यूज करते हैं, आई वांट यू, हम लेटर टू द एडिटर में एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं, आई वांट यू टू पब्लिश दिस आइडिया ऑफ माइन, है ना, इन दी कॉलम ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पे कॉलम से पहले प्रपोजिशन इन का यूज इसलिए हुआ है बिकॉज कॉलम रो से पहले प्रपोजिशन इन ही आती है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रपोजिशन इन का यूज होगा, सिट इन द बैक रो। चलिए 43rd है, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग डैश द पेपर टुडे। ये कह रहा है कि भाई आज के पेपर में कुछ इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग कभी सुना आपने कि भाई डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन मी, या आर यू इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, कभी सुना है, सुना होगा। इंटरेस्ट एक ऐसी वर्ब है और एज एन एडजेक्टिव भी, ठीक है, इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन इनका यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि भाई पेपर के अंदर या पेपर में कोई इंटरेस्टिंग बात है आज की डेट में, आज के लिए। ठीक है, इस तरीके से यूज करोगे। अब है 44th, हैव यू एवर, सॉरी क्या है, हैव यू एवर बीन डैश मैक्सिको, हैव यू एवर बीन डैश मैक्सिको। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है, जब आप कहीं रहे होते हो या कहीं से आए होते हो, तो हम किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ। ठीक है, आप कहीं आए हो या कहीं पर्टिकुलर टाइम रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, हैज हैव बीन, उसके साथ आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, और उसमें आपका प्रपोजिशन टू आता है। वैसे तो प्रपोजिशन इन भी आता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जब कहीं से आने की बात या पर्टिकुलर टाइम रह के आने की बात, छोड़ के आने की बात होती है किसी प्लेस को, तो वहां पे आता है प्रपोजिशन टू। तो हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 45th क्या कहता है, दीज बुक्स आर डैश 150 ईच। यहां पे क्या आना चाहिए, दीज बुक्स आर, इन होगा, इन, ठीक है, इन 150 ईच। कॉस्ट की बात है, कॉस्ट की, कहते हैं ना कितने में है, कितने में है, कितने का है ये, कितने में आया है ये, क्या कितने में लेके आए हो तुम, इस तरीके से बोलते हैं, तो प्रपोजिशन इन आता है वहां पे। वैसे तो यहाँ पे है ना प्रपोजिशन ऑफ भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन हमें प्रपोजिशन ऑफ का आंसर नहीं, और चॉइस नहीं दी है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन इज द मोस्ट सुटेबल वन। और यहाँ पे बोला जा रहा है बुक्स के लिए, क्योंकि जो बुक्स है, एक एक बुक्स 150 रुपए की है, सो दीज बुक्स आर इन 150 ईच। ठीक है, ये 150 रुपए में आई है, ये मिलती है। तो इसके साथ 45th क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे विद द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वन, एंड इसमें हमारे रिमेनिंग 5 लास्ट के क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन ऑन प्रपोजिशंस। चलिए 46 क्या है, सम पीपल आर डैश प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, सच्चाई वाली बात है, फैक्चुअल बात है, कि कुछ लोग जो है प्रिजन में होते हैं उन क्राइम के लिए, उन क्या बोलते हैं उसे, मुजरिम नहीं, उसको बोलते हैं उस गुनाह के लिए, ठीक है, जो जो उन्होंने नहीं किए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, प्रिजन के लिए क्या आएगा, प्रिजन के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिजन के लिए प्रपोजिशन इनका यूज होता है, प्रपोजिशन इनका यूज होता है प्रिजन के लिए। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लाइक आपको बता देता हूँ, जैसे आपके सामने टेम्पल आ गया, चर्च आ गया, लाइब्रेरी आ गया, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए आप प्रपोजिशन इनका ही यूज करोगे हमेशा। तो सम पीपल आर इन प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड द बेस्ट, गुड स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद है 47, आई एम रियली सॉरी बट यू आर स्टैंडिंग डैश माई वे। तो देखो, आई एम रियली सॉरी पहले बोल दिया है, ठीक है, सॉरी पहले बोल दिया, मतलब ये वो वाला सॉरी है, एक्सक्यूज मी वाला, है ना, कि भाई एक्सक्यूज मी। वैसे एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी, कैन यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे पता है कि भाई आप एक्सक्यूज मी जो है यूज करते हो, हमेशा यूज करते हो, तो कैन यू जस्ट लेट मी नो द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूज मी, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। ठीक है, तो ये वही वाला है, वही वाला मीनिंग है, जैसे पार्डन होता है कि भाई माफ करना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या आप मेरे को कोई जगह दे सकते हो, इस तरीके से। तो आई एम रियली सॉरी बट यू आर स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन माई वे। ठीक है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, विद नहीं आ सकता, बिहाइंड गलत हो जाता, ऑन एट सब कुछ गलत होता, इन, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, तो एक्सक्यूज मी प्लीज, या हट जाओ साइड, इस तरीके से। 48th, देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट डैश द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या होता है, मैन देयर आर लाइक
राउंड जैसा होता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्या है, गोल चक्कर जिसे हम बोलते हैं, बहुत सारे रोड मिलते हैं, तो राउंड अबाउट वो होता है ना। तो उसके लिए वो कितनी बड़ी जगह है, छोटी जगह है, तो क्या लगना चाहिए बताओ, हैट लगेगा। ठीक है, बड़ी जगह थोड़ी ना होती है, राउंड अबाउट गोल चक्कर होता है, कंपैरिजन में इतनी बड़ी जगह थोड़ी ना है, तो इसलिए देयर वाज अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट एट द राउंड अबाउट। ठीक है। 49th इन मेनी कंट्रीज पीपल ड्राइव डैश द लेफ्ट। बताओ भाई क्या आना चाहिए, लेफ्ट है, लेफ्ट क्या होता है, पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन। एंड आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू प्रिपरेशन इन, नहीं इन नहीं, हाँ, ऑन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि भाई जो पोजीशन होती है, फिजिकल पोजीशन, उसके लिए किसका यूज होता है, प्रिपरेशन ऑन का। ठीक है, कहते नहीं है मैं तेरे लेफ्ट में हूँ, आई एम ऑन द लेफ्ट ऑफ यू, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिपरेशन ऑन का यूज होएगा। क्यों यूज होएगा, क्योंकि फिजिकल पोजीशंस के लिए हम केवल और केवल प्रिपरेशन ऑन का यूज करते हैं। तो इन मेनी कंट्रीज पीपल ड्राइव ऑन द लेफ्ट। ठीक है, चलिए लास्ट है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50th, उसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा। आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला डैश द बस। बताओ भाई क्या आना चाहिए, आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला डैश द बस। फॉरगॉट मतलब भूल गया, अम्ब्रेला बस में। तो अब बताओ, ये मत सोचना कि यहाँ पे बस आ रहा है तो व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बट करते हैं, बाय का यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बट यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं बन रहा है, तो आपको सेंस भी समझना है। बाय का यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले तब करेंगे जब आने जाने की बात हो उस पर्टिकुलर व्हीकल से। ठीक है, और यहाँ पे आने जाने की बात नहीं है, ट्रैवलिंग की बात नहीं है, तो बाय तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन की बात है कि उसकी अम्ब्रेला की पोजीशन क्या है, बस के अंदर है, दैट इज एनक्लोज्ड प्लेस। एंड मैंने आपको बताया था कि जो एनक्लोज्ड प्लेस होता है उसके अंदर कोई पोजीशन रेस्ट में होती है, तो कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है, प्रपोजिशन इन का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा इन। ठीक है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला इन द बस, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला इन द बस, इस तरीके से यूज होगा। व्हाई, बिकॉज बाय यूज होगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय बस और समथिंग एनी एनी अदर मीन्स ऑफ योर ट्रैवलिंग। ठीक है, और इनका यूज होगा व्हेन यू हैव टू शो द पोजीशन ऑफ रेस्ट इन दी एनक्लोज्ड प्लेस, है ना। एंड विद दिस कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन आज के। एंड आई एम वेरी ग्लैड ऑफ माई सेल्फ एंड यू टू दैट यू हैव बीन टेकिंग, एंड यू टू का वेरी लॉन्ग सेशन। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, मुझे लगा कि भाई 1 घंटे से ज्यादा का बनेगा, शायद 1 घंटे से ज्यादा का ही होने वाला है ना। और आज के सेशन में हमने कंप्लीट कर दिया ऑल द 50 क्वेश्चंस ऑन prepositions, एंड यू मस्ट बी गेटिंग फेयर आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और prepositions कम इन द एग्जामिनेशन इफ यू मस्ट हैव टेकन दिस लेक्चर टुडे। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, और जो भी मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब्स अलग से करने हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं विद फिक्स्ड prepositions, वो तो आपको करना ही है, सारे मैं नहीं करा सकता, है ना। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कब, नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन टैग करेंगे, धीरे धीरे करके अपना कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस बिफोर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड टिल देन हैव और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।